हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने आज के प्रैक्टिस सेट का। पहले सवाल में कहा गया है भाई, यदि m अनुपात n बराबर 5:4 हो, यदि m अनुपात n बराबर 5:4 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा। हमें सवाल में दिया है m अनुपात n कितना, 5:4। m की वैल्यू 5, n का मान 4, इसमें कर देंगे पुट। तो m स्क्वायर, m का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस n का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 अनुपात m का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, n का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16 कितने हो गए, 41 अनुपात 25 में से करेंगे 16 माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 9। तो 41 अनुपात 9, ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई और सवाल। और वीडियो को भाई अपने भाइयों मित्रों में सभी को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। करते हैं भाई और सवाल। यदि m अनुपात n बराबर 3:2 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा। m का मान 3 दिया है, n का मान 2 दिया, बिल्कुल सेम सवाल है। हमने निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान। m स्क्वायर, m का मान 3, 3 कर देंगे स्क्वायर 9, n का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 9 माइनस 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13। 9 में से 4 गया 5, तो 13 अनुपात 5 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई जो बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है, 3 लड़कियों की औसत आयु 48 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। 3 लड़कियां हैं, हमने 3 लड़की मान लिए ए बी सी 3 लड़कियां हैं, उनका अनुपात हमें दिया है सवाल में। 3 लड़कियों का अनुपात हमें दिया है 7:8:9। हमें दिया है 3 लड़कियों की औसत आयु 48 वर्ष है। जब 3 लड़कियों की औसत आयु हमें दिया 48 वर्ष, तो 3 लड़कियों का कुल योग क्या होगा, गुणा कर देंगे 48 की 3 में। तो योग क्या होगा आपका, 3 लड़कियों का योग क्या होगा, गुणा कर देंगे 48 गुणा 3, 3 थे 24 का, 4 का लगे 2, 3 चौक 12, 2 14। योग बस का कुल योग कितना, 144। ठीक है भाई, अब इन तीनों अनुपात करेंगे हम अनुपातिक योग। इन तीनों को जोड़ देंगे, 9 और 8 कितने हो गए, 17, 17 और 7 कितने हो गए, 17 7 24। लेकिन हमें इन दोनों लड़कियों का योग 24 नहीं दिया है, क्या है हमारा 144।
तो 24 के लिए क्या दिया 144, कितना गुना 6 गुना। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी लड़की की आयु, तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है सी, यानी कि 9, तो ये भी 9 9 होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका 6 गुना, तो 9 6 54, 54 वर्ष होगी सबसे बड़ी लड़की की आयु। ऑप्शन नंबर डी सवाल का होगा सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, 3 लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 4:3:7 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? बिल्कुल सेम सवाल है, से भी इसे करेंगे भाई। तो जब भी हमें लड़कों की औसत आयु दे दी हो, पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं उनका योग। क्या निकालते हैं? योग। हमें दिया है 3 लड़कों की औसत आयु कितनी? 42 वर्ष। तो 3 लड़कियों की आयु का कुल योग क्या होगा? गुणा कर देंगे 42 की 3 में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। 3 लड़कियां हमने मान ली ए बी सी 3 लड़कियां हैं, उनका अनुपात हमें क्या दिया है सवाल में? 4:3:7। अब निकालने का इनका अनुपाती योग तीनों का, इन्हें तीनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, लेकिन इनका योग 14 नहीं दिया है, क्या दिया है 126। कितना गुना? 9 गुना। कितना गुना है? 9 गुना। क्या पूछा है? सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? तो इन तीनों में सबसे बड़ी लड़की कौन सी है? सी, उनकी 7, तो ये भी 7 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका 9 गुना, तो 9 सत्ते 63, 63 वर्ष होगी भाई सबसे बड़ी लड़की की आयु। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सवाल का होगा सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भाई बाकी के जो पार्ट है आपके रेलवे से संबंधित वो मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर आप पहुँच जाएंगे हमारे चैनल पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आप सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने और आरंभिक स्थल पर वापस आने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। हमें क्या दिया है सवाल में? शांत जल में नाव की चाल क्या दिया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने कल आपको बताया था, इसी ऐसे सवाल हमने कल भी कराया था आपको नाव का। हमने बताया जहाँ भी आपको दे दिया शांत जल में नाव की चाल, वो क्या होती है आपकी एक्स। तो हमें एक्स समान क्या दिया है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स क्या होता है आपको शांत जल में नाव की चाल, वो दिया आपके 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या दिया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होती है आपकी? वाई। वाई का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दे एग्जाम में, जहाँ पर धारा की दिशा में दूरी इतनी है जाने में और आरंभिक समय पर वापस आने में, इतना समय पूछा है। धारा की दिशा में जाने में और आरंभिक समय पर वापस आने में, अगर ऐसा सवाल आपको दे दे तो हम निकालते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल। पहले हम बात करेंगे क्या? धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि एक्स प्लस वाई, इन्हें जोड़ देंगे, 7 और 3 10। ये तो क्या गया आपकी भाई? धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम ज्ञात करेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल नाव की, इसमें तो कर देंगे, माइनस कर देंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है समय।
समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 60 और धारा की दिशा में 9 की चाल क्या है आपकी 10/10 प्लस हमें निकालना है कुल समय तो जोड़ देंगे। दूरी कितनी है 60 और धारा की विपरीत चाल कितनी है 4। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 जा कितनी बार 15 बार, तो 6 घंटे ये हो गए भाई और 15 घंटे ये, तो कुल समय कितना लगेगा 15 6 21 घंटे। ये हो गया इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर जाने और आरंभिक स्थान पर वापस आने में। जब भी आपको कोई सवाल दे दे जिसमें धारा के विपरीत दिशा में दूरी जाने और आरंभिक स्थान पर वापस आने में, तो हम निकालते हैं दो चाल। एक तो हम निकालते हैं धारा की दिशा में चाल, एक हम निकालते हैं धारा के विपरीत दिशा में चाल। हमें दिया है सांद्र में 9 की चाल, यानी हमें दिया है x समान क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल हमें क्या दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y का मान हमें क्या दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में 9 की चाल यानी कि x प्लस वाई होता है आपका धारा की दिशा में 9 की चाल, इन्हें जोड़ देंगे 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपकी धारा की दिशा में 9 की चाल। इसी प्रकार हम क्या करेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, जो होती है आपकी x माइनस वाई। धारा की विपरीत दिशा में होती है आपकी x माइनस वाई, जबकि धारा की दिशा में होती है आपकी x प्लस वाई। इन्हें कर देंगे माइनस, 8 में से 3 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है कुल समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 55 किलोमीटर। चाल कितनी है धारा की दिशा में 11/11। दूरी कितनी है 55। धारा के विपरीत चाल कितनी है 5/5। काट तो से भाई 11 पंजे 55, 5 जाए कितनी बार 11 बार, तो 11 घंटे ही हैं 5 घंटे, 11 5 कितना 16, तो कुल घंटे लगेंगे आपके 16 घंटे। 16 घंटे होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई a माइनस बी गुणा में b प्लस ए को आप a प्लस बी भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 2b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। इसे भी आप क्या बोल सकते हैं 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है भाई। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 जाएगा यहाँ पर भाई, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब लगाएगा इसमें भाई ये फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, तो 2 ये हो जाएगा आपका a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब यहाँ पर लगेगा आपका फॉर्मूला किसका a माइनस बी गुणा में a प्लस बी का, वो तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a की पावर 8 आ जाएगा माइनस बी की पावर 8। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। 2 गुना ब्रैकेट में a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर
सी होगा सवाल का सही जवाब। ये सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। इसमें हमने लगाया था फॉर्मूला आपका ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है ए माइनस बी बी प्लस ए, बी प्लस के ए को आप क्या बोल सकते हैं ए प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो इसे हम क्या बोल सकते हैं दो ए की पावर 4 प्लस दो पी की पावर 4, इसे हम क्या बोल सकते हैं दो ए की पावर 8 प्लस दो पी की पावर 8 का मान रख दीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी दो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी दो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी दो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी दो कॉमन आ रहा है, तो दो गुणा दो चार, चार आ जाएगा आपका बाहर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये जगह आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा आपका ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यहाँ बचेगा आपका भाई ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। यहाँ भी क्या लगेगा फॉर्मूला आपका ए माइनस बी ए प्लस बी का, यानी कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए की पावर 4 इसका स्क्वायर बी की पावर 4 गुणा में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। इसी प्रकार लगाएंगे, इसमें लगाएंगे अपना फार्मूला। तो 4 ए की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो जगह ए की पावर 8 बी की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे बी की पावर 8 गुणा में ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। इसी प्रकार लगाएंगे, इसमें लगाएंगे फार्मूला। जगह 4 ए की पावर 8 का स्क्वायर है कि ए की पावर 16 बी की पावर 8 का स्क्वायर बी की पावर 16, तो इसका अंदर क्या आएगा आपका 4 गुणा में ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 16। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। बहुत वीडियो पर अच्छी लग रही हो तो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या दी जा रही है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये सवाल आपका रेलवे एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला सवाल। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है साधारण ब्याज में, होता है 10% गुणा समय बराबर किसके होता है साधारण ब्याज की। जब भी इस टाइप का कोई सवाल दे दे आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला, आल परसेंटेज गुणा टी बराबर किसके होता है साधारण ब्याज की, इनकी दर गुणा समय बराबर किसके होता है साधारण ब्याज की। ठीक है भाई, हमें सवाल में दिया है साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। ये दिया आपका क्या साधारण ब्याज, और जब भी ब्याज हमें दिया हो भिन्न में तो हम सबसे पहले करते हैं इसे कन्वर्ट किसमें परसेंटेज में। जब भी आपको ब्याज दिया हो भिन्न में तो आपका फर्ज बनता है सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है भिन्न को किसमें परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं गुणा करेंगे 100 की भिन्न में, तो 4/5 गुणा 100, 5 कट्टा जाएगा 20 बार, 20 चौका 80, तो ब्याज कितना आएगा 80%। ये आपका ब्याज कितना 80%, यह आपका 80%। समय में क्या दिया है 10 वर्ष, हमने निकालनी है 10, तो 10 से भाग दो समय, 10 अट्ठे 80, जा कितने बार 8 बार, तो दर कितनी आएगी इसकी भाई 8%।
ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, सी होगा इस सवाल का सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, था भाई ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 15 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 3/4 के बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या दी गई है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, दर परसेंटेज गुणा समय बराबर किसको होता है, साधारण ब्याज के। और जब भी हमें ब्याज दिया हो भिन्न में, तो सबसे पहले हमें हमारा फर्ज बनता है, जो भिन्न दी होती है हमें साधारण ब्याज के रूप में, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें परसेंटेज में। तो गुणा कर देंगे भिन्न में 100 की, तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज में। 40,000 कितनी बार, ये 25 बार। 25 या 75, 70%। तो ब्याज कितना आएगा, 75%। समय में क्या दिया है, 15 वर्ष। हमें निकालनी है दर प्रतिशत। 15 से देगा इसे भाग, तो 15 पंजे 75 जाएगा 5 बार। तो दर कितनी आएगी इसकी भाई, 5%। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा भाई। और वीडियो के कमेंट में भी में बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। हम आपके कमेंट करेंगे, इंतजार। तो भाई मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।